आखिर थलपति का वो कौन सा दांव है जिसने दिल्ली के प्लान को कर दिया फेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक तरफ देश में जहां पर जेनजी सड़कों पर है और जहां पर केंद्र सरकार से लेकर के राज्य की एनडीए की सरकारें उनका दमन कर रही हैं, मगर इस बीच में तमिलनाडु से उठने वाली एक चिंगारी या तमिलनाडु से उठने वाली इंडिया गठबंधन की एक नई उम्मीद बहुत कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है जिसमें थलपति, राहुल, ममता और फिर एक बेहद खास नाम जिनके मिलने से एक नई संभावना पैदा हो रही है। दोस्तों, इसी बीच में आपको अपडेट करूं कि थलपति विजय ने तमिलनाडु सरकार में मंत्रिपरिषद के शपथ के महज एक दिन के भीतर मंत्रिपरिषद के विस्तार की भी प्रक्रिया शुरू कर दी। लोग हैरान रह गए कि महज एक दिन के बाद मंत्रिपरिषद का विस्तार। थलपति ने 2 और विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की अनुशंसा राज्यपाल से की, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। तमिलनाडु के लोक भवन से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पापनासम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक एएम शाहजहां और तिंडीवन विधानसभा से चुने गए विधायक वन्नी अरसू को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। यह मंत्रिपरिषद विस्तार तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी के अंदर कुछ क्षेत्रीय संतुलन बनाने, नए चेहरों को मौका देने की रणनीति का बेहद मजबूत हिस्सा है। एएम शाहजहां पापनासम क्षेत्र से आते हैं, जो दक्षिण तमिलनाडु का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वन्नी अरसू तिंडीवनम से आते हैं, जो उत्तरी पूर्व हिस्से का बेहद महत्वपूर्ण जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन मजबूत होगा। ये एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर तो उन्होंने कर दिया, लेकिन खबर ये नहीं है। आते हैं असली खबर पे। दोस्तों, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि किस तौर पर बंगाल का विधानसभा चुनाव हारने के बाद या भारतीय जनता पार्टी के साम दाम दंड भेद से बंगाल हथियाने के बाद बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ जो कुछ किया सो किया और अभी भी जो कुछ कर रही है सो कर रही है। मगर ममता की निगाह किस तौर पर उस टारगेट पर है और उस जगह दिल्ली को चोट देने की है जहां दिल्ली को सबसे ज्यादा दर्द हो। और उसी कड़ी में ममता और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, उनके संपर्क में होने के मायने को निकाला गया। और उस स्थिति में दोस्तों, ममता बनर्जी दरअसल उनकी मजबूरी है इंडिया गठबंधन की एक मजबूत पिलर के तौर पर अब आगे बढ़कर के सहयोग करना और इस इनिशिएटिव लेना। ये और बात है कि एक वक्त में जब उनके पास 215 सीटें थी और जब नीतीश कुमार आए थे, इंडिया गठबंधन बना रहे थे, तो उन्होंने नीतीश कुमार के संयोजक पद को लेकर के विवाद खड़ा कर दिया था और नीतीश एक अवसरवादी नेता की तरह दुम दबाए भाग लिए थे। मगर दोस्तों, ममता और नायडू की मुलाकात के बाद जो बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात की बात की जा रही नायडू से थलपति जोसेफ की, और यह एंगल जब सामने आया तो मैं आश्चर्यचकित हुआ और इसलिए मैंने इसको समझने के लिए दक्षिण भारत के कुछ पत्रकारों से संपर्क साधने की कोशिश की। क्योंकि दोस्तों, सूत्र से एक आध लाइन ही खबरें मिलती हैं और उसकी बुनियाद पर खबरें बनाई जाती हैं, निकाली जाती हैं। जो पूरी खबर निकल करके आई उसने उस कड़ी को आगे बढ़ाया है जिस कड़ी को ममता बनर्जी ने नायडू से मिलकर के एक कड़ी आगे बढ़ाने का काम किया था। अब उस कड़ी में 3 कड़ियां थलपति विजय ने जोड़ दी है। हालांकि मुलाकात कब होगी और इस मुलाकात को आगे किस तौर पर, किन किन जगहों पर, कैसे और किस अंदाज में, ताकि पूरा दक्षिण भारत एकजुट होकर के अब दिल्ली के मुकाबले खड़ा हो जाए। क्योंकि कुछ चीजें इनकी कॉमन हैं, भले ही आंध्र में नायडू की सरकार हो, तेलंगाना में रेड्डी की सरकार हो, थलपति तमिलनाडु में हो, तो भले ही अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, एक कांग्रेस का हो गया, एक टीवीके का हो गया, एक टीडीपी का हो गया, लेकिन सबके कॉमन कॉज एक जगह आकर के इकट्ठा होते हैं, खड़े होते हैं। और वो कॉमन कॉज है दरअसल दक्षिण भारत की जनता और उनके वोटरों की निगाह में इन नेताओं की मजबूती, परिसीमन एक बड़ा मुद्दा
डिलिमिटेशन, जिस डिलिमिटेशन के साए में केंद्र की सरकार उत्तर भारत से 4 ही 5 राज्यों से उतनी सीटें हासिल कर लेने की जुगत में है जिससे उसकी केंद्र में सरकार बन जाए, यहां बढ़ा करके और वहां दक्षिण में घटा करके उत्तर में बढ़ाओ, दक्षिण में घटाओ, क्योंकि दक्षिण में वैसे भी उसका वजूद नहीं है। तो दरअसल एक कॉमन कॉज है, जिस कॉमन कॉज को एक आधार बना करके मुलाकातों के लिए उसमें अब दूसरी मुलाकातें होने की संभावनाएं जुड़ रही हैं। और यही वो बिंदु है जिसने दिल्ली के उन तमाम हथकंडों को फेल किया जब दिल्ली ने चाहा कि AIA DMK मिलकर के साथ आ जाए, टीवी के बाहर हो जाए। क्या कुछ नहीं करना, अभी भी कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया कि साहब वो अनैतिक तौर पर व्हिप जारी था, कैसे AIA DMK के विधायक वोट कर सकते हैं जाकर के, बहुत सारी चीजें किसी तरीके से इसको रोका जाए। अब दोस्तों, थलपति विजय ने महज 1.5 साल में वो सब कुछ पढ़ लिया है जिसको बहुत सारे राजनेता अपने पूरी राजनीतिक करियर में नहीं पढ़ पाते हैं। अब दोस्तों, एक एक कदम, उनके बहुत सारे कदम, इनके बारे में मैंने अलग अलग तरीके से शो किए हैं, वो दर्शा रहे हैं इस बीच में थलपति DMK और AIA DMK दोनों की मजबूत बुनियाद को हिलाकर उसमें इतनी ईंटें उससे खींच ली हैं कि थलपति की अपनी अलग दीवार बन चुकी है। और आप कम से कम 1 दशक तक ये मान करके चलें, कोई राजनीतिक चमत्कार नहीं हो तो अगले 5 वर्षों में दोनों पार्टियों की वापसी असंभव सी है। मगर इस बीच में विजय को दिसंबर 2026 में होने वाले नगर निकाय चुनाव को एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव 27 महीने में महज थलपति ने अपने सिनेमा फैन क्लब को विजयवाद नाम के राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। थलपति ने तमिलनाडु की राजनीति को DMK और AIA DMK जैसी द्रविड़ पार्टियों के प्रभुत्व से राजनीतिक स्वतंत्रता दी। 2026 को विजय समर्थक कगजम मुक्त तमिलनाडु की शुरुआत के रूप में याद कर सकते हैं। दोस्तों, जयललिता द्वारा DMK को कलंकित ताकत कहने वाले प्रसिद्ध वाक्य को थलपति ने अपनाया और यह भी समझदारी दिखाई कि 3 ब्राह्मण विधानसभा में पहुंचे, जिनमें से एक मंत्री बना। इससे ऊपरी जाति समूह को संकेत मिला, जिससे कुछ ऊपरी जाति के वोट बीजेपी और कांग्रेस से हटे 2029 को लोकसभा चुनाव में। उससे पहले फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में विजय के सामने कोई बड़ा चुनौतीकर्ता फिलहाल दिख नहीं रहा। इस बीच में स्टालिन ने अचानक ये क्यों कह दिया कि TVK की जीत इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से? मतलब स्वीकार रहे हैं जमीन पर कुछ तो है, तुक्का नहीं था। अगर ऐसा था तो DMK ने सार्वजनिक मूड समझने और मीडिया रणनीति के लिए राजनीतिक सलाहकारों और सर्वे एजेंसियों पर इतना भरोसा क्यों किया? राजनीतिक कंसल्टेंसी पेन के संस्थापक और स्टालिन के दामाद सबरीन देवमूर्ति ने बाद में कहा कि पूरी हार का दोष सिर्फ रणनीतिक यूनिट पर डालना एक सरलीकरण किया। अगले 3 महीने तमिल सिनेमा की भाषा में पहले 100 दिन के बराबर राजनीतिक समय विजय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मुख्यमंत्री के रूप में स्थिर होना है, विरोधियों की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय करना, तमिलनाडु विधानसभा का सामना हुई कर जहां वो अपने पहले बजट के जरिए कई चुनावी वादों को लागू करेंगे। कुछ वरिष्ठ DMK नेताओं के खिलाफ जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सख्त फैसले लेने की बात है। अब यहां टेस्टिंग है ना इनकी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, अपनी पार्टी की राजनीतिक बिसात बिछाने के साथ साथ आगे के तमाम चुनौतियों को खत्म करने के साथ साथ में इंडिया गठबंधन के लिए जिस कदम की सुगबुगाहट और संभावना की उम्मीद थलपति से जोड़ करके देखी जा रही है, और उसका श्रेय का कुछ हिस्सा राहुल गांधी को दिया जा रहा है कि साहब राहुल की सलाह से बहुत कुछ हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर एक कदम भी उठा तो फिर यकीन मानिए कि दक्षिण भारत की एकजुटता से दिल्ली के सामने खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी कड़ी में ममता के बाद में थलपति की नायडू से मुलाकात अगर होती है तो फिर उसका ऐसा एक्सटेंशन माना जाएगा जिस एक्सटेंशन ने दिल्ली को बेचैन सा कर रखा है, क्योंकि थलपति में वो सारी संभावनाएं हैं जिन संभावनाओं को राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक जानकार, राजनीतिक बुद्धिजीवी इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि यहां पर आपको ये बताऊं कि दोस्तों कई सारे लोग इस बात के लेकर चर्चा करते हैं कि किस किस्म के नेता बनेंगे थलपति। तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक स्थिति को किसी भी तरह देखें, विजय के सामने कठिन कार्य है। वामपंथी दलों, कांग्रेस या ये DMK से टूटकर बने गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना और खिचड़ी सरकार का संतुलन
एक वक्त में वाजपेयी जी ने बनाया था। देखा जाए तो विजय की छवि वीपी नरसिम्हा राव जैसी है, जो किसी स्थिति को शांत रहकर देखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरीके से पदस्थ हो जाएंगे। तो पीएम मोदी जैसे अधिक आक्रामक नेता भी बन सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें भविष्य के घर में है। और ऐसे में अगर ये अगले स्टेप जो उठाने की बातें की जा रही है, अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर आने वाले दिनों में राहुल को एक ऐसा मजबूत साथी मिल सकता है, मिलेगा, जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। क्योंकि कई बार इंडिया गठबंधन के लोग ही इंडिया गठबंधन के विरोध में चाहते ना चाहते हुए आकर खड़े हो जाते हैं, या उनकी भाषा आजकल देख लीजिए, शरद पवार की भाषा कुछ ऐसी ही दिख रही है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम चीज़ों और कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।